Okay. Good morning, all of you. Welcome back to your very own channel. सो आप लोगों को जैसे पता ही है लास्ट अटेम्प्ट में जैसे मैंने लॉ एंड सीए फाइनल लॉ एंड ऑडिट का रिवीजन लेक्चर्स अपलोड किया था. फॉर दिस अटेम्प्ट आल्सो आई विल बी स्टार्टिंग विथ लॉ एंड देयर आफ्टर आई विल कंटिन्यू विथ ऑडिट, राइट? सो अपना ये लॉ का जो टोटल रिवीजन होगा, सबसे पहला चीज आप लोगों को मैं एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ. जो अपना लॉ का रिवीजन होगा, this will take around 18 hours time in total. तो जो भी मैं YouTube वीडियोस डालता जाऊंगा, आप लोग उसको देखते रहो. एंड इन केस यू गाइस नीड माय नोट्स, तो नोट्स के लिए मैंने एक पेड लिंक दिया हुआ है मेरा YouTube चैनल में. तो वहां से जाके आप लोग नोट्स को सब्सक्राइब कर सकते हो. I hope this sounds good. So we are all set. Okay. So chapter number 1 is appointment and qualification of directors. इसमें बेटा सेक्शन नंबर 149 से लेके सेक्शन नंबर 172 तक हम लोग कवर करेंगे. एंड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर आप 8 से 10 मार्क्स का वेटेज एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो, इंक्लूडिंग एमसीक्यू एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों मिला के. इस चैप्टर को मैंने दो पार्ट में, ये जो चैप्टर है इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है. पार्ट वन इज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड पार्ट टू, जो आपका पार्ट टू है, पार्ट टू discusses about the qualifications and disqualifications, qualifications and disqualifications of directors, right? तो क्या करने वाले आप लोगों को एक आइडिया मिला है. लेट अस जस्ट स्टार्ट. ये एक छोटा सा बैकग्राउंड है. अभी रिवीजन वीडियो में इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी मैं आप लोगों को एक शॉर्टली बता देता हूँ. कंपनी क्या है? कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी बट विदाउट ब्रेन्स, and shareholders, they are the owners, but as their number grows it gets difficult to bring them all for decision making. And company runs on rule of majority. मेजोरिटी कौन सा चीज में आता है? दो चीज आप लोग यहाँ पे रेफर कर सकते हो, बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन, जनरल मीटिंग रेजोल्यूशन. इसमें मेजोरिटी का रूल चलता है. जो ओनर है, ओनर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर्म करते हैं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है? दे मैनेजेस द बिजनेस कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स. अभी डायरेक्टर का जरूरत क्यों है? द कंपनी नीड्स इंडिविजुअल्स विथ ब्रेन्स. सिंस द कंपनी इज अ लीगल एंटिटी विदाउट ब्रेन्स, तो ब्रेन वाला कोई चाहिए. नाउ डायरेक्टर्स एक्ट्स एज बोथ एजेंट्स एंड ट्रस्टीज टू द कंपनी. Collective decision making is required by the directors. Hence, emerged concepts of board meeting, quorum, board meeting resolutions. The office of directorship is an office of trust. ये वाला चीज आप लोग याद रखोगे, शायद एमसीक्यू में कभी उठ के आ जाए. क्या बोला मैंने? ऑफिस ऑफ डायरेक्टरशिप इज एन ऑफिस ऑफ ट्रस्ट. नेक्स्ट, रेलिवेंस इन एग्जाम 8 से 10 मार्क. टाइम रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट रीड 5 से 6 घंटा. आप लोग जब खुद से पढ़ोगे, बट मेरा जो लेक्चर है, जो रिवीजन वीडियोस में अपलोड करके चलूंगा, इसमें 1.5 से 2 घंटे में मैं इसको कवर कर दूंगा. टाइम रिक्वायर्ड फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अनदर 2 आवर्स. बट हाँ, यहाँ पे मैं एक, देखो, मैं कुछ भी ऐसा टिप्पणी लिखता हूँ तो उसको मैं लिखता हूँ प्रोफेसर डेस्क. अभी इसमें क्या लिखना है? नो नीड टू सॉल्व क्वेश्चंस फॉर लॉ since ICAI asks new questions these days. तो मेरा ये सजेशन है, रिपीटेटिव revisions of provisions instead of solving too many questions.
अभी हर चैप्टर से आप 2-3 क्वेश्चन रिटन प्रैक्टिस करना। मतलब 2-3 क्वेश्चन हर चैप्टर से उठाओ रैंडमली, उसको लिख के प्रैक्टिस करो, सो दैट आपको एक आइडिया होगा कि क्वेश्चन कहाँ से शुरू करें एंड कहाँ पे उसको कैसे क्लोजर बनाए। सो रिपीटेटिव रिवीजन ऑफ प्रोविजंस एंड 2-3 क्वेश्चंस पर चैप्टर, ये मेरा सजेशन है। चलो, ये तो एक ब्रीफ सिनॉप्सिस हो गया। अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ये बड़ा ही प्यारा सा एक चैप्टर है, सेक्शन 149, कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देखो, हर सेक्शन में ना मैंने यहाँ पे एक हेडिंग डाल के रखा है, सेक्शन है, सेक्शन नंबर, उसके बगल में सेक्शन का हेडिंग क्या है। तो कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एवरी कंपनी नीड्स टू constitute a qualified and independent board of directors consisting of individuals as director। यहाँ पे याद रखोगे, only individual can be director, director cannot be body corporate firm और LLP। देन सेक्शन 149 का ओवरव्यू है। ये बात करता है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एंड कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, पब्लिक कंपनी के केस में 3, प्राइवेट कंपनी के केस में 2, 1% कंपनी के केस में ऑब्वियसली 1। देन मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कैन बी 15, बट इट कैन बी इंक्रीज्ड मोर देन 15 सब्जेक्ट टू स्पेशल रेजोल्यूशन। अभी मैक्सिमम नंबर है 15, बट 15 से भी बढ़ा सकते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा के। ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन वाला पॉइंट है ना, इसका एक एग्जेम्पशन है। गवर्नमेंट कंपनी एंड सेक्शन 8 कंपनी सब्जेक्ट टू 137 एंड 92। 137 मतलब फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 92 मतलब फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न टू आरओसी। ये दो सेक्शन अगर फुलफिल किया, किसने किया? गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी। इन दैट केस डायरेक्टर का नंबर 15 से बढ़ाने के लिए कोई स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं चाहिए। ठीक है, ये एग्जेम्पशन का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं सो दैट यू डोंट फॉरगेट। नो नीड ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, इसको मैं हाईलाइट भी करा देता हूँ। नो नीड ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यहाँ पे एक चीज याद रखना, सेबी एलओडीआर 2015 गाइडलाइंस विल प्रिवेल ओवर सेक्शन 149 फॉर लिस्टेड एंटिटी। ठीक है, जहां जहां पे लिस्टेड एंटिटी का बात होगा वहां पे एलओडीआर रेगुलेशन कंपनीज एक्ट से प्रिवेल करेगा। अभी बोर्ड में कौन कौन बैठते हैं? एक तो है वुमेन डायरेक्टर। वुमेन डायरेक्टर एटलीस्ट 1, ये नंबर क्या है बेटा? एटलीस्ट 1। कौन सा कंपनी के लिए एप्लीकेबिलिटी है? every listed company and such class of company having paid up share capital greater than equal to 100 crores or turnover greater than equal to 300 crores। तो बेटा याद रखना, लिस्टेड को तो एप्लीकेबल है ही है। एंड such class of company जहां पे paid up share capital is greater than 100 crores or turnover greater than equal to 300 crores as on the last date of audited financial statement। Then, resident director at least one. Every company shall have at least one director who stayed greater than equal to 182 days in India during the financial year। अगर it is, ये एक स्पेशल पॉइंट है, इफ इट इज अ न्यूली फॉर्म्ड कंपनी, इन दैट केस दिस 182 डेज एप्लीकेबल प्रोपोर्शनेटली। मतलब कंपनी ये फाइनेंशियल ईयर में 6 महीना फॉर्म हुआ है, तो 6/12 इंटू 182 डेज, तो प्रोपोर्शन करके जितना आएगा उतना ही उसका एप्लीकेबिलिटी होगा रेजिडेंट डायरेक्टर का। उसके बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डेल्ट लेटर, बहुत ही बड़ा सा एक फुल कवरेज है टॉपिक का। फॉर बेटर कॉर्प, इतना अभी याद रखो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्यों चाहिए? फॉर बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये रीजन है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्यों चाहिए। अभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एलिजिबिलिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो सब बाद में डिटेल में सीखेंगे। उसके बाद इंटरेस्टेड डायरेक्टर। इंटरेस्टेड डायरेक्टर क्या है? कुछ कुछ डायरेक्टर कंपनी में है, देखो, when a director is interested in a transaction of a company, he is interested director and needs to disclose the interest to the company। अभी ये सेक्शन 184 में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। उसके बाद एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उसमें कुछ डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव होंगे, कुछ नॉन एग्जीक्यूटिव होंगे। अभी ब्रॉड एग्जांपल क्या है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का? मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का क्या एग्जांपल है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर।
तो ये भी नेक्स्ट चैप्टर में अपने डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ अपना सेक्शन 149। नाउ लेट अस डिस्कस सेक्शन 152, अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अभी अपॉइंटमेंट क्या है देखो, फर्स्ट डायरेक्टर, generally articles of association of a company mentions the name of first directors, if not मतलब आर्टिकल में अगर मेंशन नहीं किया है, in that case individual subscribers to the memorandum। ये लोगों का टर्म कितना है, the term is up to the conclusion of first annual general meeting। In case of one person company, the individual member is the first director। Then subsequent directors, every directors shall be appointed by shareholders। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, subsequent directors का क्या definition है बताओ। Every directors shall be appointed by shareholders in general meeting। ये बड़ा ही important line है। Every director shall be appointed by shareholders in general meeting except otherwise mentioned in the act। Example, additional directors, alternate directors can be appointed by board of directors। यहाँ पे स्पेसिफिकली 4 डायरेक्टर है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, ये 4 डायरेक्टर है अपने नेक्स्ट सेक्शन में। यहाँ पे अभी के लिए इतना याद रख लो, 4 डायरेक्टर्स आर देयर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। इनको छोड़ के बाकी जितने भी डायरेक्टर है, दे शुड बी अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स इन द जनरल मीटिंग। देन अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ अपॉइंटमेंट, ये क्या है, एक तो है डिन नंबर, द पर्सन इज अलॉटेड अ डिन और डी पिन। अभी यहाँ पे जो डिन नंबर है, दिस इज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, एंड डी पिन का मतलब है डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। डिन कौन सा केस में होता है, डिन अलॉट होता है इन केस इट इज अ कंपनी, एंड डी पिन अलॉट होता है इन केस इट इज अ एलएलपी। तो डिन डी पिन चाहिए होता है। दूसरा है डिक्लेरेशन, प्रपोज्ड डायरेक्टर नीड्स टू गिव अ रिटन कंसेंट इन DIR 2। जो यहाँ पे प्रपोज्ड डायरेक्टर है, मतलब जिसका कैंडिडेटशिप आगे बढ़ रहा है, मतलब प्रपोज्ड डायरेक्टर नीड्स टू गिव अ रिटन कंसेंट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या देना पड़ता है, DIR 2 बिफोर अपॉइंटमेंट। द कंपनी नीड्स टू फाइल द कंसेंट विद इन 30 days टू ROC। देखो अभी डायरेक्टर क्या करेगा, यहाँ पे एक छोटा सा मैं डायग्राम कर देता हूँ। डायरेक्टर देगा कंपनी को DIR 2, कंपनी फाइल करेगा ROC में, ये है विद इन 30 days और ये है बिफोर अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो ROC को देखो क्या बोल रहा है, द कंपनी नीड्स टू फाइल द कंसेंट विद इन 30 days टू ROC फ्रॉम अपॉइंटमेंट। अभी ये हो गया अपना पूरा कहानी। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इन, यहाँ पे एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है, देयर इज एन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट फ्रॉम द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज टू बी एनेक्स्ड इन द नोटिस ऑफ GM। An explanatory statement from the independent director is to be annexed in the notice for general meeting, ठीक है। स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंस, राइट। तो यहाँ पे आप लोग ये वाला चित्र याद रख लेना। डायरेक्टर क्या करेगा, DIR 2 फाइल करेगा कंपनी को बिफोर अपॉइंटमेंट। कंपनी क्या करेगा, जो कंसेंट डायरेक्टर दे रहे हैं विद इन 30 days ROC को फाइल करके चलेगा। देन उसके बाद ये तो अपॉइंटमेंट हुआ, उसके बाद सेक्शन 152 सबसेक्शन 6, ये सेक्शन क्या बोलता है, रोटेशन, रिटायरमेंट। अभी अगला सेक्शन क्या है, सेक्शन 152 सबसेक्शन 6, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है इसमें से। रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय रोटेशन इन जनरल मीटिंग। दिस section only applies to public company, be it listed or unlisted।
जहां पे आपको ये वर्ड दिख गया पब्लिक, आपका कान खड़े हो जाने चाहिए। पब्लिक कंपनी है भाई, अपना रोटेशन वाला सेक्शन एप्लीकेबल होगा, बी इट लिस्टेड और अनलिस्टेड। दिस सेक्शन, अभी ये सेक्शन का मोटो क्या है? This section came into force to avoid self-perpetuating management. Self-perpetuating management क्या है? Not to defraud the interest of the minority shareholders. अभी इसमें दो स्टेप है। स्टेप वन में क्या होता है? 2/3 of the total number of rotational directors shall retire by rotation. This total number of directors does not include independent director, nominee director. ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर है उसका 2/3 रोटेशन होना चाहिए। अभी इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर इंक्लूडेड नहीं है। सेकेंड स्टेप क्या है? ऊपर जो 2/3 निकला, 1/3 ऑफ स्टेप वन, दैट इज, यहाँ पे कैलकुलेशन क्या होगा? 1/3 इंटू अबव 2/3 ये करोगे। 1/3 ऑफ 2/3 नीड्स टू रिटायर एट ईच एजीएम बाय रोटेशन। अभी यहाँ पे जो राउंड ऑफ करोगे ना, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट टू 1/3 होगा। मतलब जो 1/3 आपका कैलकुलेशन आया लाइक 6.33, तो 6 होगा, 6.67 तो 7 होगा, नियरेस्ट टू 1/3। देन स्टेप नंबर 3, डायरेक्टर्स लायबल टू रिटायर। अभी जो आप रिटायर करोगे डायरेक्टर्स को, तो वो कौन सा सीक्वेंस में कौन रिटायर होगा, कैसे होगा, उसका ये है एक चित्र। जो आपका फर्स्ट कौन, किसको निकालोगे? लॉन्गेस्ट सर्विस इन ऑफिस, जिसका टेन्योर सबसे ज्यादा हो गया उसको निकालो। उससे अगर बात नहीं बना, सेकंड में क्या करोगे? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर दोनों का पीरियड, सर्विस पीरियड सेम है, ऊपर से ऊपर वाला फर्स्ट क्राइटेरिया से अगर आप निकाल नहीं पाए, तो सेकंड में हो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इफ द सेम पीरियड। उस पे भी अगर बात नहीं बनता है, देन ड्रॉइंग ऑफ लॉट्स। नो म्यूचुअल एग्रीमेंट इज देयर, देन ड्रॉ लॉट्स। नोट, यहाँ पे एक छोटा सा नोट है। If a private company is a subsidiary of a public company, then this section is applicable to the private company as a deemed public company. ये चैप्टर में हर जगह पे ये एप्लीकेबल है। इफ अ प्राइवेट कंपनी इज अ सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, then this section is applicable to the private company as a deemed public company. Articles of association may provide any higher number of rotational directors but not lesser. अभी इसका क्या मतलब है? जो कंपनी का एओए है, एओए जो कंपनीज एक्ट में समझो 1/3 2/3 जो नंबर आया, एओए उससे ज्यादा प्रिस्क्राइब कर सकता है बट उससे कम नहीं कर सकता है। सीधा सा मतलब है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कैन नॉट प्रिवेल कंपनीज एक्ट। देन नंबर 3, फिलिंग ऑफ वैकेंसीज ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर्स। जो डायरेक्टर रोटेशन में गए, उसका वैकेंसी कैसे फिलअप होगा? द रिटायरिंग डायरेक्टर्स मे बी रीअपॉइंटेड इन द सेम एजीएम। If the retiring directors are not reappointed, then the company may appoint any other person as per section 160 at AGM. क्या बोल रहे हैं? अगर जो रिटायर रोटेशन में रिटायर किया, तो कंपनी चाहे तो वो डायरेक्टर को उसी सेम जनरल मीटिंग में रीअपॉइंट कर सकता है। In case the director is not reappointed in the same AGM, then the company may appoint any other person as per section 160 at AGM. सेक्शन 160 क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। ये एक प्रोसेस बताता है हाउ टू अपॉइंट अ डायरेक्टर एट एन एजीएम। ये हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे। द कंपनी में ऑल्सो डिसाइड नॉट टू रीअपॉइंट द रिटायरिंग डायरेक्टर्स इफ द मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट इज मेट। ये इसका मतलब क्या है? रीअपॉइंटिंग, reappointment is optional to the company, optional to the company। तो बच्चा, यहां तक आई होप यहां तक आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा, राइट? ओके। If the AGM is not held on the due date of AGM, then also the rotational directors need to vacate their office on the due date of AGM and not the actual date। देखो, एजीएम 30 सितंबर को होना था बट कंडक्ट नहीं हुआ। एजीएम कंडक्ट हुआ 31 अक्टूबर। इसका मतलब ये नहीं है कि रिटायरिंग डायरेक्टर 31 अक्टूबर तक ऑफिस में रहेंगे। नो, जो ड्यू डेट था एजीएम का, दैट मींस द रोटेशनल डायरेक्टर मस्ट वेकेट देयर ऑफिस एज ऑन 30
September itself. Then deemed reappointment of rotational directors. ये क्या है? सेक्शन नंबर 152 सबसेक्शन 7. सबसेक्शन याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, सेक्शन भी मैंडेटरी नहीं है. मैं ये रेकमेंड करूंगा जो कंपनीज एक्ट का पहला 3 चैप्टर है उसका सेक्शंस, जो मेजर सेक्शंस है याद रख लोगे तो बेटर है. इट इज नॉट मैंडेटरी. देन deemed reappointment of rotational directors, adjournment of general meeting. देखो, एडजॉर्नमेंट इसको दो पार्ट में सीखेंगे, एडजॉर्नमेंट ऑफ जनरल मीटिंग एंड डीम्ड रीअपॉइंटमेंट. एडजॉर्नमेंट ऑफ जनरल मीटिंग, इफ वैकेंसी ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर्स नॉट फिल्ड अप एंड मीटिंग हैज नॉट, यहाँ पे दो कंडीशन है, मतलब एडजॉर्नमेंट ऑफ मीटिंग व्हेन, कब मीटिंग एडजॉर्न होगा? इफ vacancy of rotational directors are not filled up and meeting has not expressly resolved not to fill the vacancy. In that case, the meeting shall stand adjourned. कब adjourn होगा? Same day, same time, same place in the next week. If the decided date is a holiday, then the next day. यहाँ पे एक बात है, Sunday is not a holiday. उसके बाद डीम्ड रीअपॉइंटमेंट, इफ एट द एडजॉर्न मीटिंग ऑल्सो, मतलब पहले तो आप देखोगे कि एडजॉर्न मीटिंग हो रहा है कि नहीं, ठीक है? अभी मीटिंग अगर एडजॉर्न हुआ उसके बाद एक एडजॉर्न मीटिंग होगा. इफ एट द एडजॉर्न मीटिंग ऑल्सो द वैकेंसी हैज नॉट फिल्ड अप एंड मीटिंग हैज नॉट एक्सप्रेसली रिजॉल्व नॉट टू फिल द वैकेंसी, इन दैट केस रिटायरिंग डायरेक्टर्स आर डीम्ड रीअपॉइंटेड. मतलब इतना सारा ऑप्शन दिया भाई कि एजीएम में नहीं हुआ, उसके बाद एडजॉर्न मीटिंग कर लो, एडजॉर्न मीटिंग में तो कम से कम रीअपॉइंट कर लो. एडजॉर्न मीटिंग में भी भाई तुम रीअपॉइंट नहीं करते हो तब तो यार वो डायरेक्टर को फिर से डीम्ड रीअपॉइंट मान लो. केसेस व्हेन नो डीम्ड रीअपॉइंटमेंट कैन बी मेड, मतलब ये जो डीम्ड रीअपॉइंटमेंट है ना, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं. ये एक्सेप्शंस नीचे यहाँ पे मैंने डिस्कस करके रखा. केसेस व्हेन नो डीम्ड रीअपॉइंटमेंट कैन बी मेड, if the AGM or adjourned meeting a resolution for reappointment was put to vote and lost. मतलब क्या, जो AGM हुआ या तो जो adjourned meeting हुआ, डायरेक्टर को अपॉइंट करने का रेजोल्यूशन गया शेयर होल्डर के पास, बट इट वाज पुट टू वोट एंड लॉस्ट. सेकेंड केस क्या है? if the retiring director has expressed unwillingness to reappointment in writing, खुद ने ही बोला है कि भाई नहीं होना है. थर्ड, if he is disqualified for appointment, if he is disqualified for appointment under section 164, ये disqualification बाद में आएंगे वो देखें. where, देखो ये फोर्थ पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार क्वेश्चन उठ के आता है. where a single resolution was passed for appointing 2 or more directors, मतलब एक से ज्यादा डायरेक्टर को रीअपॉइंट करने के टाइम पे, if there is a single resolution was passed for appointing 2 or more directors and an unanimous shareholders approval was not taken, मतलब यहाँ पे दो बातें, 1 or more directors प्लस इसमें एक और बात है जो है यूनानिमस अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स. ये दो कंडीशन अगर फुलफिल होता है, इन दैट केस रीअपॉइंट हो जाएगा. यूनानिमस का मतलब क्या है? नो वोट इज कास्टेड अगेंस्ट, दैट इज 100% वोट मिला है, देन द अपॉइंटमेंट इज वॉइड. अगर ऊपर वाला केस पे कवर हो गया, मतलब आपने एक से ज्यादा डायरेक्टर का अपॉइंट कर दिया यूनानिमस अप्रूवल नहीं लेके, इन दैट केस देन द अपॉइंटमेंट इज वॉइड. ऑल्सो द रिटायरिंग डायरेक्टर्स आर नॉट डीम्ड रीअपॉइंटेड. ये जो है बेटा सेक्शन 162 से आया है उठ के. ये वाला जो पार्ट है दिस इज अंडर सेक्शन 162 एंड ऊपर हम लोग जो सेक्शन देख रहे थे 152 सबसेक्शन 7, मतलब ये जो पर्टिकुलर डिस्कशन है 162 प्लस
सेक्शन 152 सबसेक्शन 7, 152 सबसेक्शन 7, इसको बच्चा कैसे आप लोग एग्जाम में लिखोगे? सेक्शन 162 रेड विथ सेक्शन 162 रेड विथ सेक्शन 152 सबसेक्शन 7। आई होप यहां तक आप लोगों का क्लियर हुआ। उसके बाद नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 152(6) एंड 152(7). गवर्नमेंट कंपनी नॉट बीइंग अ लिस्टेड कंपनी, मतलब गवर्नमेंट कंपनी अगर लिस्टेड है उसमें तो एप्लीकेबल हो। कोई भी ऐसा गवर्नमेंट कंपनी है दैट इज अ नॉट लिस्टेड कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड बाय, मतलब ऐसा गवर्नमेंट कंपनी होना चाहिए जिसमें 51% और मोर पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा पॉइंट क्या है? अ सब्सिडियरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, मतलब सीधा सा बात है यार, ये जो यहाँ पे जो दो पॉइंट ना फुकट में पॉइंट बना रहे हैं, बाद में एक चैप्टर आएगा गवर्नमेंट कंपनी का, ये ना डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट कंपनी है। गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन क्या है? अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट एंड अ सब्सिडियरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। ये अगर केस हुआ तो उसमें सेक्शन 152(6) एंड 152(7) एप्लीकेबल नहीं है, सब्जेक्ट टू दो कंडीशन है। कंडीशन वन,